नमस्कार दोस्तों, एक ऐसी यूनिक इंफॉर्मेशन जो शायद मैं भी अवेयर नहीं था इस चीज से, लेकिन जब प्रैक्टिकल केस देखे ना तब ये लगा कि ये वीडियो मुझे अपने जो फॉलोअर्स हैं, जो मुझे देखते हैं, जो मेरे पे यकीन करते हैं, उनसे मुझे शेयर करनी चाहिए। दोस्तों, आजकल एक नई प्रॉब्लम क्रिएट हुई है सेक्शन 8 में, और शायद मुझे देखने वाले जो सेक्शन 8 कंपनी चला रहे हैं उनके सामने भी ये प्रॉब्लम आ रही होगी, और मोस्ट प्रोबेबली उसका आंसर ही नहीं है किसी के पास। भी सारे फोन आए हैं तो वो कहते हैं सर हमें क्या करना है। अब वो क्या प्रॉब्लम है पहले तो मैं आपको ये बता दूं। दोस्तों, जब भी आप सेक्शन 8 कंपनी बनाते हैं, मैंने आपको बताया था कि एनजीओ की एक कैटेगरी सेक्शन 8 कंपनी है, और सेक्शन 8 कंपनी सोसाइटी, ट्रस्ट और सेक्शन 8 कंपनी में से सेक्शन 8 कंपनी एक अच्छी एंटिटी होती है। अगर आप नेशनली और इंटरनेशनली वर्क करना चाहते हैं, अगर आप ग्लोबल में वर्क करना चाहते हैं, अगर आप बहुत अच्छे लेवल पे और स्टैंडर्डाइज वर्क करना चाहते हैं, सेक्शन 8 कंपनी को प्रेफर करा जाता है। साथ साथ मैंने आपको ये बताया था कि उसकी कुछ लिमिटेशन होती है, आप उसमें डिफॉल्ट मत करना, आप लीगल कंप्लायंसेस पूरे करना। दोस्तों, जब आप सेक्शन 8 बनाते हैं तो आपको इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखनी है कि जैसे ही सेक्शन 8 कंपनी रजिस्टर्ड होती है, आपके पास गवर्नमेंट की तरफ से ऑटोमेटिकली पैन नंबर आपको मिल चुका होता है, टैन नंबर आपको मिल चुका होता है, ईएसआई का रजिस्ट्रेशन आपको मिल चुका होता है, प्रोविडेंट फंड का पीएफ का रजिस्ट्रेशन आपको वो बाय डिफॉल्ट आपको दे देते हैं। अब दोस्तों, यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, जब आपको ईएसआई पीएफ का भी अपना आप मिल गया, इसका मतलब आपने ईएसआई पीएफ में भी अपने आप को रजिस्टर्ड करा लिया। अब ईएफआईपीएस में जब आपने रजिस्टर्ड कराया तो उसकी लीगल फॉर्मेलिटी आपको पूरी करनी पड़ेगी। जैसे सपोज करो आपने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराया तो जीएसटी की रिटर्न फाइल करनी है, अगर आप नहीं करेंगे तो आपको पेनल्टी देनी है। अब दोस्तों, सेक्शन 8 कंपनी नहीं बनी और आपका ईएसआई पीएफ ऑटोमेटिकली आपको मिल गया, तो अब आपके पास जो सेक्शन 8 कंपनी चला रहे हैं उनके पास नोटिस आ रहे हैं, और बाय डिफॉल्ट नोटिस आ रहे हैं कि आपका कंपनी का रजिस्ट्रेशन ये है और आपका ईएसआईपीएफ का रजिस्ट्रेशन ये है, और आपने ये रिटर्न जमा नहीं करी, और आपके पास फटाफट पेनल्टी ना लगे इसलिए आप इसका रिप्लाई कीजिए। ये काफी सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। अब दोस्तों, यहाँ पे आके तो आपको क्या कंसल्टेंट को नहीं पता लग रहा ये क्या चीज है? क्या भैया, हमने तो कभी ईएसआईपीएफ का रजिस्ट्रेशन ही नहीं कराया, ये क्या चीज आई है? वो नोटिस ही समझ में नहीं आ रहा लोगों को कि ये नोटिस है क्या। तो दोस्तों, ये जो नोटिस है इसका जवाब आप जरूर देना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इसका जवाब नहीं दिया तो ईएसआईपीएफ में जो पेनल्टी है, लेबर लॉज में पेनल्टी है, वो आपके ऊपर लग सकती है। दोस्तों, मैं यहां पे आपको ये बताऊंगा कब एक कंपनी ईएसआईपीएफ में कवर होती है। अगर 10 से ज्यादा एम्प्लॉई है तो आप पे ईएसआई का जो एक्ट है, एम्प्लॉई स्टेट इंश्योरेंस का जो एक्ट है, वो आप पे एप्लीकेबल हो जाता है। अगर किसी एस्टेब्लिशमेंट में 20 एम्प्लॉई से ज्यादा है तो आपके ऊपर पीएफ का भी एक्ट लग जाता है, और आपको उनकी लीगल एबिलिटी पूरी करनी होती है, उनके रिटर्न्स क्या है, उनके रजिस्टर क्या है, ये सब कुछ मेंटेन करना होता है। तो दोस्तों, ये जो आपके नोटिस आ रहे होंगे सेक्शन 8 कंपनी को, हालांकि वो ट्रस्ट में भी आ सकते हैं, हालांकि वो उसमें भी आ सकते हैं, सोसाइटी में भी आ सकते हैं, लेकिन उसमें इसलिए नहीं आते क्योंकि आपने वहां पे ऑटोमेटिकल रजिस्ट्रेशन नहीं कराया। कंपनी के केस में ये ऑटोमेटिकली आपको रजिस्टर कर दिए जाते हैं। तो उसका नोटिस का जरूर जवाब देना, उस चीज को समझना वो क्या कह रहे हैं। अगर आपको भी ऐसा कोई नोटिस आया है और आपकी भी इस तरह की प्रॉब्लम है तो आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए, एसएमएस कीजिए, मैं कोशिश करूंगा कि आपकी हेल्प करूं अच्छी तरह से, और इस नोटिस से जो पेनल्टी लगनी है वो आपके ऊपर ना लगे। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ।